हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यथार्थ एकेडमी। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्तिक सेवा कार्य से संबंधित विभिन्न तथ्यों, विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन किया है कि व्यक्तिक सेवा कार्य क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत उसकी प्रक्रिया में अध्ययन, निदान, उपचार के बारे में हम लोगों ने, उसके सिद्धांतों के बारे में, सेवार्थीकर्ता संबंधों के बारे में, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में किया है। इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको ठीक से समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि न केवल फर्स्ट पेपर में बल्कि सेकंड पेपर में भी बहुत ही यूजफुल है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे किसी समस्या के संदर्भ में व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है या उसके प्रोसेस को कैसे हम अप्लाई करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की डिमांड भी रही है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बताते हैं कि कैसे या किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले व्यक्तिक कार्यकर्ता की भूमिका, ये हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में आपको बताया है। तो जब भी कोई समस्या पूछी जाती है कि इस पर्टिकुलर समस्या के केस में व्यक्तिक सेवा कार्य की कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी या वो कैसे समाज कार्य अभ्यास को इस समस्या के संदर्भ में अप्लाई करेगा, तो आप सबसे पहले आपकी जो इंट्रोडक्शन होगा, उसकी शुरुआत आप उस समस्या के संदर्भ में करेंगे। तो उस समस्या के संदर्भ में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे वो हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले समस्या आने से पहले व्यक्ति क्या होता है, मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक रूप से संतुलन की अवस्था में होता है। हमने बेसिक प्रत्यय में इस चीज को डिस्कस किया है कि मूल प्रत्यय क्या है। तो उसमें एक है आप मनुष्य की संतुलन, भूमिका, अहम। तो इन सब चीजों के संदर्भ में आपको लिखना है। तो पहले शुरुआत में स्थिति क्या होती है, व्यक्ति संतुलन की अवस्था में रहता है। कोई ऐसी घटना या समस्या आती है और उसका मनोसामाजिक असंतुलन हो जाता है, यानी वो असंतुलित हो जाता है, उसका अहम असंतुलित हो जाता है, उसकी भूमिका असंतुलित हो जाती है। तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब असंतुलन की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उसका उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक व्यवधान की स्थिति आती है। संज्ञानात्मक व्यवधान का तात्पर्य है कि वो समस्या से जुड़े पहलुओं को ठीक से अपने बौद्धिकता का उपयोग करते हुए समझ नहीं पाता है या उसका समाधान नहीं कर पाता है, जिससे कि वो समस्या की अनुभूति महसूस करता है। ठीक है, तो अब इस व्यवधान के बाद वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है, कुछ घटना हुई, व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो उसके प्रति उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। वो प्रतिक्रिया उसके व्यवहार के संदर्भ में होती है, उसके भावनाओं के संदर्भ में हो सकती है। व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया या भावनात्मक प्रक्रिया, या इन दोनों का मिला जुला रूप वो प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त करता है। तो जब भी उसकी प्रतिक्रिया वास्तविक होती है, वास्तविक मतलब वो समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझ के उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता है, तो स्थिति में वो स्थिति को स्वीकार करता है और समाधान का प्रयास करता है और पुनः अपने आप को संतुलित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसको समस्या उत्पन्न नहीं होती है या उस समस्या से वो बाहर निकल जाता है। किसी की भी लाइफ में कोई घटना होती है तो तत्काल वो थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर हो जाता है, लेकिन अगर वो संतुलित है, उसका अहम मजबूत है, तो वो उस चीज को वास्तविक रूप से स्वीकार करता है और उसके हिसाब से अपना अनुकूलन कर लेता है और संतुलित अनुकूलन के बाद से वो संतुलन की स्थिति में आ जाता है। पर कई बार, या जैसा कि समस्या के केस में होता है, कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, अवास्तविक प्रतिक्रिया हो जाती है। इसके बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सिद्धांतों के क्रम में कि कैसे उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, अवास्तविक हो जाती है। तो जब अवास्तविक प्रतिक्रिया आती है तो उसकी समस्या सॉल्व नहीं हो पाती, वो उसकी समस्या निरंतर बनी रहती है। अब इसी के समाधान के लिए वो कहाँ आता है, संस्था के पास आता है, जहां संस्था में कार्यकर्ता हस्तक्षेप करके उसकी समस्या का समाधान करता है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन पहलुओं को आप इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करेंगे उसकी प्रतिक्रिया तक। इनमें से कुछ चीजों को आप इंक्लूड करेंगे समस्या के अकॉर्डिंग, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, पर यहां तक की जो भी चीजें हैं वो आप इंट्रोडक्शन में 1 से 2 पैराग्राफ के अंतर्गत आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम लोग अभी एक पर्टिकुलर समस्या लेके सॉल्व करेंगे इसको। अब उसके बाद से क्या होता है कि उसकी अवास्तविक प्रतिक्रिया होती है, तो अब यहां से कार्यकर्ता का हस्तक्षेप शुरू होता है। तो अब कार्यकर्ता का हस्तक्षेप शुरू होगा तो वो क्या करेगा, व्यक्तिक सेवा कार्य का जो अभ्यास है या जो प्रक्रिया है उसको उस समस्या के समाधान के लिए अप्लाई करता है। जैसा कि हम लोगों ने समस्या वाले केस में बताया था कि समस्या के समाधान के लिए वो एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है। तो वो प्रक्रिया क्या है, ये मैंने बार बार आपको डिस्कस किया है कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण है
और समाधान हेतु उसी प्रक्रिया का पालन वो करता है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, अध्ययन, निदान एवं मूल्यांकन तथा उपचार, इन्हीं 3 स्टेप्स का वो प्रयोग करता है उस समस्या के समाधान के लिए। अब उपचार के अंतर्गत या इन 3 प्रक्रियाओं को, इन 3 चरणों को अप्लाई करते वक्त वो विभिन्न प्रविधियों और सिद्धांतों का प्रयोग करता है। तो उस समस्या के संदर्भ में आपको व्यक्तिगत सेवा कार्य के सिद्धांतों का भी उल्लेख करना होगा कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, इन प्रविधियों का प्रयोग करते हुए वो समस्या के समाधान में सेवार्थी की सहायता करता है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हो गया कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया के संदर्भ में या समस्या के संदर्भ में कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई, इन सब फैक्टर्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद से उसकी अवास्तविक प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे और कार्यकर्ता का हस्तक्षेप शुरू होगा। तो कार्यकर्ता के हस्तक्षेप में मुख्य रूप से आप अध्ययन, निदान तथा उपचार पर फोकस करेंगे और साथ ही साथ संबंध विकसित करने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि सेवार्थी कर्ता संबंध सहायता की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या यही एक साधन होता है। सेवार्थी कर्ता संबंध जो है सेवार्थी की सहायता करने का एक साधन है, एक माध्यम है। अध्ययन में, जैसे अध्ययन में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि अध्ययन में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो समस्या के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं और उसके वातावरण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो अब जो भी स्पेसिफिक समस्या, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर अप्लाई करना है, उनसे संबंधित तथ्यों को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि वो समस्या क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू क्या है वर्तमान समय में उस समस्या को लेकर के, उसका वातावरण क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो आप किसी भी समस्या के समाधान में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। आइए हम इस फ्रेमवर्क को एक पर्टिकुलर केस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ये आप लोग किसी भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए ये फ्रेमवर्क आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समस्या है कि बलात्कार पीड़ित महिला की सहायता हेतु व्यक्ति कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न आपसे फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है और सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है, बल्कि ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न आपसे दोनों ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रेप या बलात्कार की समस्या भारत में कितनी गंभीर है और ये एक ऐसी घटना होती है किसी भी महिला के जीवन में जो उसको एक बहुत ही गहरा सदमा पहुंचाती है। अब इस गहरे सदमे के पीछे वो एक तुरंत वाली घटना तो होती है, लेकिन इसके पीछे एक व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि भी कार्य कर रही होती है। हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के लैंगिक भेदभाव की जो समस्या है, कहीं ना कहीं उसकी जड़ में ये मूल भावनाएं भी होती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बलात्कार रेप विक्टिम कोई है तो उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, इन चीजों को आप यहां पे डिस्क्राइब करेंगे। तो रेप विक्टिम जो महिला होगी वो इस घटना से सदमे में जा सकती है, उसको सदमा लग सकता है, गहरा सदमा लगता है। तो वो इस स्थिति में क्या कर सकती है, शक्तिहीनता का अनुभव कर सकती है, अपने आप को अशक्त महसूस कर सकती है कि वो कुछ नहीं कर पाई इस घटना के विरुद्ध में। ठीक है, भावनात्मक शून्यता, भावनात्मक रूप से शून्य हो जाती है। जैसे कई बार आप लोगों को सदमा लगता है तो आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते हैं, और चूंकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो बहुत ही उसके सामाजिक सरोकार होते हैं, सामाजिक रूप से वो अपने आप को बहुत ही विचलित महसूस करती है, अलग थलग महसूस करने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर भावनात्मक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो किसी भी तरह की अन्य प्रतिक्रिया देने में असक्षम महसूस कर सकती है। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि रेप विक्टिम महिलाएं जो होती हैं वो अपने आप स्वयं की अस्वीकृति, यानी अपने आप के एग्जिस्टेंस को ही अस्वीकार करने लगती हैं और आत्महत्या की तरफ बढ़ जाती हैं। तो एक प्रवृत्ति उसके अंदर ये विकसित हो सकती है, स्वयं की अस्वीकृति। स्वयं की अस्वीकृति के साथ साथ जुड़ा हुआ है उस घटना की ही अस्वीकृति। वो बार बार कोशिश करती है कि वो घटना उनके जीवन में बुरे स्वप्न की तरह था, वो हुआ ही नहीं, ऐसा उनके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है और वो अपने आप को ही अस्वीकार करने लगती है। ठीक है, अवसाद, क्रोध, ये सारी भावनाएं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी भावनाएं किसी एक पर्टिकुलर विक्टिम के अंदर होई, लेकिन इन्हीं भावनाओं का मिला जुला रूप रेप विक्टिम के अंदर होता है जो हमेशा देखा जाता है। तो उलझन, स्वयं को दोषी समझना। अब देखिए, स्वयं को दोषी समझना ये
रेप विक्टिम भी कई बार ऐसा होता है कि वो खुद को ही दोषी समझने लगती है कि वो क्यों अकेले गई, उसको जाना ही नहीं चाहिए था, उसी ने गलती की। कई केसेज में होते हैं रेप के मामले कि कई बार उनके जानने वाले लोग ही करते हैं, तो उस केस में भी वो खुद को दोषी समझ लगते हैं कि हमने ही उनको, मतलब हमारी ही गलती है जिसकी वजह से ये घटना हो गई। महिला तो समझती है, अन्य लोग भी उसके ऊपर इस तरह से सोचने लगते हैं। हमारे समाज में इस तरह की जो जड़ता है, पूर्वाग्रह है कि महिलाओं के प्रति हम लोगों की पूर्वाग्रह की दृष्टिकोण है, तो उस वजह से उस महिला को ही दोषी समझने लगते हैं लोग, और वो महिला स्वयं भी अपने आप को दोषी समझने लगती है। तो इस तरह की मिली जुली भावनाएं उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आप इंट्रोडक्शन में इन्हीं चीजों को मिला के लिखेंगे कि ये इस प्रकार की रेप विक्टिम महिला के अंतर्गत के मनोभाव जो है, इन भावनाओं में से कोई भी भावनाएं हो सकती हैं, इनका एक मिला जुला रूप हो सकता है। क्रोध भी आता है, जिसने किया उसके प्रति कई बार कई महिलाओं के अंदर बहुत ही घृणा और क्रोध की भावना आ जाती है, बदला लेने की भावना आती है। तो इस तरह की तमाम भावनाएं उसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब आपने इन चीजों को डिस्क्राइब कर दिया। देखिए, अब ये चूंकि अचानक हुई घटना होती है तो उससे उसका तुरंत ही असंतुलित हो जाना स्वाभाविक है। ठीक है, उसके संज्ञानात्मक व्यवधान के अंतर्गत वो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती है, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक है, व्यवहारात्मक ये होता है कि अपने आप को एकाकी कर लेना, किसी से मिलना जुलना बंद कर देना, बाहर निकलना बंद कर देना, तो इस तरह की तमाम व्यवहार वो प्रदर्शित कर सकती है। ठीक, अब यहां पे हम लोग आते हैं कि कार्यकर्ता यहां पे क्या हस्तक्षेप करता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि रेप विक्टिम उससे रेप के तत्काल बाद मिली या काफी समय बाद, क्योंकि ये घटना होने के बाद ही उसके अंदर ये सारी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ये घटना हुई, अगर तत्काल की बात है तो सामाजिक कार्यकर्ता की सबसे पहली भूमिका होती है उसको तत्काल सहायता प्रदान करना। तत्काल सहायता किसी प्रकार की सामाजिक, ये तत्काल सहायता जो है ये भी व्यक्तिगत सेवा कार्य के अंतर्गत ही आता है, प्रत्यक्ष चिकित्सा के अंतर्गत आएगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्यवसायिक सेवाओं का प्रशासन। प्रत्यक्ष चिकित्सा की प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत ही व्यवसायिक सेवाओं का प्रशासन आता है, जिसके अंतर्गत तुरंत उसको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, तो चिकित्सा सहायता तुरंत प्रदान करना सबसे अनिवार्य है, क्योंकि उसको चोट भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्योंकि ये एक अपराध की घटना भी होती है तो कानूनी सहायता भी जरूरी है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना, वकील से हेल्प लेना, क्योंकि इस केस में एविडेंसेस भी कलेक्ट करने होते हैं, तो पुलिस की भूमिका होती है और लीगल एस्पेक्ट भी है इसके। तो कानूनी सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान करना सर्वप्रथम आवश्यक होता है। तो तत्कालिक सहायता के रूप में उसने चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता सेवार्थी को कार्यकर्ता उपलब्ध कराएगा। अब इसके बाद चूंकि उसके अंदर ये प्रतिक्रियाएं जो है, ये घटना ऐसी होती है कि लंबे समय तक चलती रहती हैं और वो समस्या का सामना करती रहेगी आंतरिक रूप से। तो अब सबसे पहला कार्य जो होता है सेवार्थी का, कार्यकर्ता का, वो सेवार्थी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत सेवा कार्य के विभिन्न सिद्धांत हैं जो सेवार्थी और कर्ता के बीच संबंधों के, घनिष्ठ संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, या कार्यकर्ता क्या करता है, इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, तो अब आप यहाँ पे उन सिद्धांतों के नाम गिनाएंगे और उनमें से कुछ का एप्लीकेशन भी आप दिखाएंगे। तो उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग, जैसे स्वीकृति का सिद्धांत, तो उसकी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करना। ठीक है, गोपनीयता, उसको विश्वास दिलाना कि उसकी सारी बातें जो है गोपनीय रखी जाएंगी, जो भी निर्णय लेना है वो स्वयं सेवार्थी का होगा। तो संचार, अब संचार में भी 3 स्तर पे संचार हमने बताया था, बौद्धिक स्तर पे, सांवेगिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे। अब रेप विक्टिम महिला किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से है, उसी के अनुसार आपको उससे संचार करना पड़ेगा। अगर बहुत ही शिक्षित महिला है तो उसका स्तर अलग, उसका बौद्धिक स्तर अलग होगा, उसका सांस्कृतिक परिवेश अलग होगा, उसका सामाजिक परिवेश अलग होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग कार्यकर्ता को संचार करना होगा। जो विक्टिम है उसके बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक और सांस्कृतिक स्तर के हिसाब से वो संचार करके। व्यक्तिकरण का सिद्धांत, अब संचार जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही व्यक्तिकरण होगा कि वो किस पृष्ठभूमि से है, किस परिवेश से है, उसकी एज क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, शिक्षा क्या है, इसके आधार पर हमें व्यक्तिकरण का सिद्धांत लागू करना पड़ता है। तो पहले पैराग्राफ में आपने ये लिखा कि विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए वो महिला के साथ घनिष्ठ संबंध या सेवार्थी के साथ घनिष्ठ संबंधों का विकास करने का प्रयास करता है, क्योंकि
वो ऐसी स्थिति में होती है कि तत्काल आप उससे कुछ जानकारी तुरंत इकट्ठा कर पाए, ये आसान नहीं होता है सभी महिलाओं के लिए। ठीक, तो इस स्थिति में पहले आपको उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि आप उसकी सहायता कर सकते हैं और आप उसके हितैषी हैं। आप उसकी इस घटना के संबंध में कंपैशन जिसे कहते हैं कि परानुभूति की प्रदर्शित करना उसके प्रति, ताकि वो आप उसका विश्वास हासिल कर सकें कि आप वास्तव में सच्चे दिल से उसकी सहायता करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि इस घटना के बाद कई महिलाओं में पूरे पुरुषों से ही घृणा हो जाती है, तो आपको ये चीज उसको समझाना होगा या ये इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं और आप वास्तव में उसकी सहायता करना चाहते हैं। तो ये आसान काम नहीं होता है, इसके लिए आपको धैर्य के साथ उसके साथ मिलना पड़ता है, बार बार उसके घर वालों के साथ उससे मिलना पड़ता है। तो ये पहला स्टेप आपका ये होगा कि उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए आप उससे एक संबंध का विकास करें। देखिए व्यक्तिगत सेवा कार्य का प्रयोजन यहां पे उस अपराधी को सजा दिलाना नहीं है। जैसे वकील अगर एक पेशेवर है तो उसका काम क्या होगा इस रेप विक्टिम के साथ, कि वो उस अपराधी को सजा दिलाए और उसको न्याय दिलाए। लेकिन हमारा एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में क्या भूमिका होती है कि उसको हम इस घटना से जो दुखद अनुभूति हुई है उससे वो बाहर निकल के अपने सामान्य जीवन में लौट आए। जैसा कि हमेशा ही होता है कि रेप विक्टिम महिलाएं जो होती हैं वो अपने सामान्य जीवन में इतनी आसानी से नहीं लौट पाती हैं। कई बार उनका पुनर्वास करना पड़ता है कि वो जिस समाज में रह रही हैं, बलात्कार रेप होने के बाद से उस समाज के लोग उनको अलग ही दृष्टि से देखने लगते हैं और ऐसी स्थिति में उनका पुनर्वास दूसरी जगह करना पड़ता है ताकि वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसके बाद से कार्यकर्ता क्या करेगा, जो 3 चरण है उनको अप्लाई करता है, अध्ययन, निदान और उपचार। तो अध्ययन के अंतर्गत वो क्या क्या करेगा, अध्ययन के अंतर्गत हमने बताया कि वो 3 चीजों का अध्ययन करता है। समस्या का अध्ययन करता है, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करता है और उसके वातावरण का अध्ययन करता है। तो यहां भी आपको यह चीज बतानी है कि कार्यकर्ता अध्ययन क्या करेगा, उसकी भावनात्मक स्थिति का। अब वो भावनाएं क्या हो सकती है, ये जो भावनाएं आपने बताई हैं उन्हीं में से कोई भावना या भावनाओं का मिला जुला रूप हो सकता है। तो किसी के अंदर क्रोध हो सकता है, कोई स्वयं को दोषी मान सकती है, स्वयं की अस्वीकृति हो सकती है, किसी के अंदर भावनात्मक शून्यता आ सकती है, किसी का व्यवहार आक्रामक हो सकता है। तो अब कार्यकर्ता क्या करता है, अध्ययन के माध्यम से उसकी भावनात्मक स्थिति, उसके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का पता लगाता है। ठीक है, उसके वातावरण का पता लगाता है कि भाई जिस वातावरण में वो रहती है वहां के समाज के लोग कैसे हैं। जैसे शहर में रहने वाले लोग क्या है, एक घर में रहने वाले लोग बगल के घर को नहीं जानते हैं, तो वहां पे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने आसपास के लोगों से। लेकिन अगर किसी ग्रामीण समुदाय की है, ग्रामीण समाज से बिलोंग करती है, तो वहां तो एक घर की बगल की बात छोड़िए, दूर दूर तक के गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर ऐसी किसी महिला के साथ हुआ है तो उसकी स्थिति अलग होगी। तो कार्यकर्ता क्या करेगा, अध्ययन के अंतर्गत इन तमाम तथ्यों का पता लगाएगा। ठीक है, कि उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, वह किस तरह की फीलिंग महसूस कर रही है, क्रोध है, घृणा है अपने प्रति, अपराधी के प्रति। ठीक है, तो अब आपको अध्ययन के बारे में हमने पहले डिटेल में डिस्कस किए। तो अब इन्हीं सब चीजों को, इन भावनाओं के संदर्भ में, उसके वातावरण के संदर्भ में उदाहरण के साथ, कि भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वातावरण, तो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कैसी है, वातावरण मतलब ग्रामीण समुदाय से है, शहरी समुदाय से है। तो आप ये छोटे छोटे उदाहरण देते हुए अपने कथन को स्पष्ट करते हुए चले जाएंगे कि वो इन चीजों का पता लगाएगा। क्यों पता लगाएगा, क्योंकि ग्रामीण समुदाय में उसके आसपास के लोगों को ज्यादा पता होता है, ज्यादा कंसर्न होता है, तो उस स्थिति में उसका वहां रहना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गांव के लोगों की प्रतिष्ठा ज्यादा जुड़ी होती है, तो वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं आसानी से, वो महिला नहीं कर पाएगी, तो उस समय उसका पुनर्वास करना भी जरूरी हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए वो उसके वातावरण को पता रहा। तो अब इन छोटे छोटे चीजों को आप एक्सप्लेन करते हुए चलिए और आप उदाहरण के साथ इसको बढ़ा दीजिए। अब निदान में क्या करेगा कि उसकी असंतुलित प्रतिक्रिया जो है उसके कारणों का पता लगाएगा कि भाई जो उसकी भावनाएं हैं उनका आपस में संबंध ज्ञात करेगा कि क्या संबंध है और किस वजह से वो असंतुलित प्रतिक्रिया दे रहे। भाई कई लोगों के मन में होगा कि लोग क्या सोचेंगे, कई लोग इसको दूसरे रूप में लेते हैं कि भाई मेरा गौरव नष्ट हो गया, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं, इस तरह की चीजें आ सकती है। तो किस वजह से वो इसकी ये प्रतिक्रिया है, ठीक है, तो उनके कारणों का वो पता लगाने का प्रयास करेगा निदान के अंतर्गत। निदान के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करने की जरूरत है। मेन चीज जो डिस्क्राइब करने की जरूरत है वो है उपचार। अब देखिए इसमें एक और चीज है, जैसे जब हम विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करके घनिष्ठ संबंध का विकास करते हैं तो यहां पे हम लोगों ने अंतरण
और प्रतिअंतरण के बारे में पढ़ा था। तो यहां पे अंतरण का प्रयोग जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतरण आपको अगर याद हो तो अंतरण में क्या करता है, व्यक्ति अपने पूर्व संबंधों का प्रक्षेपण कार्यकर्ता पे करता है। कई बार ये जानबूझ के करवाया जाता है कि ऐसा करे सेवार्थी। तो इस केस में क्या होगा कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति ज्यादा सहज माध्यम से कर पाता है। अब इस तरह के अपने विचारों को वो अपने पेरेंट्स से आसानी से नहीं कह सकती, लेकिन किसी फ्रेंड से ज्यादा आसानी से बता सकती है। तो अगर कार्यकर्ता अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करे कि उसकी वो कार्यकर्ता के प्रति मित्रवत भाव महसूस करने लगे, यानी अपने किसी मित्र की भावनाओं का प्रक्षेपण उसके ऊपर करने लगे, तो वो अपनी चीजों को आसानी से उससे एक्सप्लेन करेगी। तो यहाँ पे अंतरण का प्रयोग इस बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देना आपके आंसर को और आपके आंसर की क्वालिटी को और बढ़ा देगा। ठीक है, अब उपचार में आते हैं। तो सबसे पहले तो परामर्श के माध्यम से, परामर्श की प्रविधि, हमने बताया था उपचार की विभिन्न प्रविधियां हैं जिसमें से परामर्श की प्रविधि भी है। तो परामर्श के माध्यम से उसके अहम को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका अहम बुरी तरह से डगमगा जाता है ऐसी स्थिति में। तो वो क्या करता है, परामर्श के माध्यम से उसको उसके अहम को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। परामर्श सिर्फ वो सेवार्थी को ही नहीं, परामर्श उससे जुड़े हुए लोगों को भी देता है, जैसे उसके परिवार के लोगों को, माता पिता को, उसके आसपास के लोगों को, तो उनको भी वो परामर्श देता है। ठीक, इसमें एक प्रक्रिया होती है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का भी हम लोगों ने प्रविधि के रूप में पढ़ा है कि उपचार की एक प्रविधि होती है। सामान्यीकरण मतलब क्या होता है, किसी घटना को सामान्य बना देना, बहुत विशिष्ट के बजाय सामान्य बना देना। जैसे अगर हम ये कहें कि रेप की घटना सिर्फ आपके साथ ही नहीं होती है, बहुत ही कॉमन सी बात है भारतवर्ष में, जैसे दिल्ली में क्या है घटनाएं इतनी ज्यादा होती हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ये बताएं कि सिर्फ, क्योंकि उसको क्या लगता है कि उसकी स्थिति अकेले की ऐसी हो गई है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा सोच सकती है कि उसके साथ ही क्यों हो गया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब हम उसको ये बताएं कि ये आपके साथ ही नहीं, ऐसे 1000 लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो इसको आप इस रूप में ट्रीट कीजिए कि इकलौते आप नहीं हैं और सारे लोग इस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसकी गिल्ट फीलिंग को कम करने के लिए, या जो स्टिग्मा उसको लगा है, जो झटका उसको लगा है, उसको कम करने के लिए वो सामान्यीकरण की प्रविधि का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहां पे आप रेप विक्टिम महिला के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि सामान्यीकरण की प्रविधि वो क्यों अप्लाई करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग आलंबन प्रदान करना। आलंबन प्रदान करना, सपोर्ट, ये भी एक प्रविधि है उपचार की जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आलंबन के अंतर्गत ये आता है तादात्म्य, मतलब उसके साथ अपने आप को कोरिलेट कर पाना। ठीक है, परानुभूति इसके लिए आवश्यक होती है। पुष्टिकरण, उसकी जो भावनाएं हैं, जैसे उसके अंदर क्रोध हो सकता है, उलझन हो सकती है, तो उसकी जो भी भावनाएं है उसकी पुष्टि करना कि ठीक है आपके साथ जो हो रहा है, आपकी जो फीलिंग्स है, ये आपको नहीं, ऐसी सिचुएशन में किसी को मैं भी होता तो मुझे भी होती, या जो भी महिला होती है उसको भी ये फीलिंग्स होती हैं। तो उसको लगता है ना कि ये जो फीलिंग उसकी है वो असामान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी इसी तरह की फीलिंग्स देता है तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा साहस मिलता है और उसका अहम थोड़ा संतुलित होता है। ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उदाहरण प्रस्तुत करना। अभी हमने पीछे बताया कि उदाहरण के माध्यम से सामान्यीकरण में भी आप उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण प्रस्तुत करके उसको ये बताने का प्रयास कहता है कि ये घटना सिर्फ आपके साथ नहीं, अन्य लोगों के साथ भी हो सकती है। और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जिसमें महिलाएं या रेप विक्टिम महिलाएं इस तरह की घटना से बाहर निकल के समाज में पुनः गरिमा में जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब इस उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि अभी हाल के दिनों में भोपाल में गैंग रेप की एक विक्टिम थी जिसने खुल के मीडिया के सामने आके कहा था कि मैं इस घटना से अपनी जिंदगी नहीं रोकने वाली। सामान्य रूप से क्या होता है, जो रेप विक्टिम महिलाएं होती है वो आइसोलेशन में चली जाती हैं, लेकिन उस बहादुर लड़की ने कहा था कि ये गलती मैंने नहीं की है, गलती उन लोगों ने की है, तो मैं क्यों शर्मिंदगी की जिंदगी जीऊं, मैं अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीऊंगी। तो अब ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है भारतीय समाज के लिए भी और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जिसमें इस घटना से पीड़ित होने के बावजूद विक्टिम ने सामान्य जिंदगी जीना प्रारंभ किया और कहीं से भी ये एहसास नहीं होता ना कि इसकी वजह से कहीं भी आपका गौरव कम हो गया, आत्मसम्मान कम हो गया। उसको ये एहसास दिलाना कि गलती आपकी नहीं है, अपराधी आप नहीं है। अपराधी कौन है? जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा काम किया। ठीक है,
अब इसी परिप्रेक्ष्य में लैंगिक उत्पीड़न की घटना को व्यापक संदर्भ में समझाना, मतलब इसको एक व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में उसको समझाना कि ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये व्यापक सामाजिक समस्या है और इसके लिए व्यापक समाधान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप अपने आप को इसके लिए दोषी मत ठहराइए, क्योंकि हमने बताया कि स्वयं को दोषी समझने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इसको व्यापक समस्या के रूप में प्रस्तुत करना ताकि वो स्वयं को दोषी न समझे। इसके बाद साक्षात्कार की प्रविधि, साक्षात्कार की भी प्रविधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें सेवार्थी का साक्षात्कार, जब उसका अहम थोड़ा संतुलित हो जाए, उस स्टिग्मा से वो थोड़ा बाहर निकल जाए, तो उसका साक्षात्कार करते हैं ताकि उसके अंदर और इंप्रूवमेंट हो सके। साक्षात्कार न केवल उसका बल्कि उसके माता पिता का, परिवार के लोगों का, उसके आसपास पड़ोस के जो भी लोग उससे इंटरेक्ट हो सकते हैं उनका, अगर वो स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है तो स्कूल के टीचर्स को का साक्षात्कार करना, उनको परामर्श देना, और इस प्रकार से उसको सामान्य जीवन में लौटाने का प्रयास किया जाता है। कई बार आवश्यकता पड़ती है तो पुनर्वास करना, पुनर्वास हेतु मदद करना। ठीक है, अब पुनर्वास हेतु मदद करने में कई सारे कानून हैं, सरकार की योजनाएं हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, इन योजनाओं के थ्रू उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, सहायता प्रदान करता है और उसके पुनर्वास में मदद करता है। इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को, वैश्विक सेवा कार्य के अभ्यास को, वो एक रेप विक्टिम महिला के अहम को स्थापित करने में या उसकी समस्या के समाधान में वो प्रयोग करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम इस फ्रेमवर्क के माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी समस्या के ऊपर इस प्रकार हम इस पूरी प्रक्रिया को अप्लाई कर सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया, रेप विक्टिम महिला, ये पूछा हुआ है और ये थोड़ा अलग तरह का प्रॉब्लम है कि इसमें अचानक से कोई घटना होती है और सब कुछ असंतुलित हो जाता है। अब ध्यान रखिए कि अब आप, ये आपका काम होगा कि आप अलग अलग समस्याएं जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि किन किन तरह की, आप पहले दूसरे लेक्चर में देखिएगा तो हमने व्यक्तिगत सेवा कार्य के क्षेत्र के बारे में आपको बताया था कि किन किन तरह की समस्याओं को हम लोग व्यक्तिगत सेवा कार्य के माध्यम से देखते हैं। तो अब आप प्रयास कीजिए कि इस फ्रेमवर्क को और इस एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग समस्याओं में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जब सेकेंड पेपर शुरू करेंगे तो उसमें इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ एक उदाहरण आपको यहाँ दे रहे हैं और इस फ्रेमवर्क के साथ, ताकि आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का व्यक्तिगत सेवा कार्य का टॉपिक जो है समाप्त होता है। आप लोग अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका आप चाहते हो कि समाधान हो, या आप आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।